हम आज वैक्सीन पर पुख्ता जानकारियां और इसे सुरक्षित और कारगर होने के सबूत लेकर आए हैं। इसकी ही अगली कड़ी है TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर समेत वैक्सीन लगवाने वाले 11 वॉलंटियर्स जिन्होंने जुलाई से जनवरी तक टीके लगवाए। अब हम आपको उन्हीं की जुबानी पूरी कहानी सुनाते हैं। कितना टाइम हो गया आपको वैक्सीन लगाए हुए और अभी तक का कैसा अनुभव है? बॉडी ने कुछ रिएक्शन दिया, अपना रिएक्ट किया? देखिए 29 जुलाई को पहला वैक्सीन लगा था, 13 अगस्त को सेकंड वैक्सीन लगा था, सेकंड शॉट लगा था। पहले दिन से लेके आज तक मुझे तो कोई साइड इफ़ेक्ट इसका बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। डॉक्टर्स ने भरोसा दिया, मुझे डॉक्टर्स पे भरोसा है और ना तो मुझे कोई अभी तक हुआ है। तो आई से 110% दिस वैक्सीन इज़ फॉर इंडिया, फॉर इंडियंस, बाय द इंडियन गवर्नमेंट, फॉर ऑल ऑफ अस। जो भी साइंटिस्ट हैं हमें उन पे ट्रस्ट है, बिकॉज वो हमारी कंट्री के हैं। तो उन्होंने अगर इतनी मेहनत से इतनी बड़ी इमरजेंसी में हमारे लिए कुछ बनाया है तो हमें उन पे ट्रस्ट करके मैंने वैक्सीन लगवाई है। बिकॉज मुझे भरोसा था कि वो कोई भी कंट्री अपनी पॉपुलेशन को मारना नहीं चाहेगी कभी भी। उन्होंने जो वैक्सीन बनाई होगी अपनी बेस्ट दे के बनाई होगी और इतनी जल्दी इतनी बड़ी वैक्सीन लाना, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। TV9 के दर्शकों को और देश के लोगों को यह बताना चाहूँगा कि बीइंग ए रिपोर्टर हम फैक्ट को सामने रखते हैं किसी भी स्टोरी का, और फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वैक्सीन पूरी तरह सेफ़ है, क्योंकि मैंने खुद वैक्सीन लगवाया है सितंबर महीने में और अभी तक मैं सुरक्षित हूँ। ईश्वर की कृपा से कोई परेशानी नहीं हुई है। और ये भी बताना चाहूँगा कि अगर वैक्सीन को लेकर कोई भी ऐसी जानकारी जो दर्शकों तक या आम लोगों तक पहुँचनी ज़रूरी है उसे हम ज़रूर पहुँचाएंगे। इसलिए किसी नकारात्मक सोच से आगे निकलकर उस सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़ें और देश के वैज्ञानिकों को और डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करें। देश से बढ़कर कुछ नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स ना करके जो हमें हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज, जो डॉक्टर्स, एम्स, ICMR जो हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए। और हमने भी एम्स ने जब हमें एक आह्वान किया कि उनको वॉलंटियर्स चाहिए, तो क्योंकि एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट अगर हमें कह रहा है कि हमें वॉलंटियर्स चाहिए, तो एज ए पब्लिक सर्विस के काम तौर पे इसको कंसिडर करके हमने पार्टिसिपेट किया। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए और जब वैक्सीन मार्केट में आए तो बेझिझक सबको लगानी चाहिए। जब मुझसे कंसर्न करवाया गया तो जब फेज़ 3 ट्रायल में हम पार्टिसिपेट कर सकते थे, तो क्योंकि पहले 2 वाले में तो हमें परमिशन ही नहीं थी, तो मुझे लगा कि हमारी जिम्मेदारी, जैसे हमने कोविड के अंदर जाके वॉलंटरली पार्टिसिपेट किया, मेरे साथियों ने किया, एक मतलब लीड किया, तो अब फेज़ 3 ट्रायल के अंदर हमें समझ आ गया कि हाँ, चूँकि रूमर्स फैलना शुरू हो गए हैं, ये आगे भी फैलेंगे। बेटर है कि हम इसको जाके ना केवल डिफेंड करें बल्कि अटैकिंग मोड में जाके लोगों को एजुकेट करें। तो सिमिलर अप्रोच हमने यहाँ पे। कितना सेफ है, इसकी कितनी एश्योरेंस देंगे आप? 95% तो इसकी एंटीबॉडीज डेवलप हो ही रही हैं, तो एफिकेसी तो ऑलरेडी बताई जा रही है कि 95% है। सेकंड ट्रायल में वो क्लियर भी हो चुका है। तो और जो बात है सेफ्टी की, तो वो तो 100% सेफ है और ये फेज़ 1 में जो श्योरिटी हमें मिल चुकी थी इसकी। आपकी देश से मोहब्बत सबसे ऊपर होती है, देश से प्रेम सबसे ऊपर होता है, तो आपके सामने ये सारा डर छोटा पड़ जाता है। और जैसे ही हमारे सर कनिष्ठ यादव सर RMM से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे ही मैंने स्टेटस देखा, मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी और मैं निकला, खाना पीना सब बाद में, सबसे पहले गया और ट्रायल के लिए मैंने अपने आप को सब्जेक्ट बनाया। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और अफवाहें तो चलती रहेगी, इनके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं, लेकिन हमें अपने साइंटिस्ट, हम अपने जो रिसर्चर्स है, उनके पुरुषार्थ पर 100% तवक्कुल रखनी है, उन पर ट्रस्ट रखना है। मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा कोई पेन होगा या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ज़रूर होगी। जैसे मुझे बताया गया कि फीवर आना, एक दिन बाद फीवर भी आ जाता है, उसके बाद प्रॉब्लम भी होती है, पर लेकिन मुझे तब थोड़ा सा महसूस हो रहा था कि कुछ हो भी सकता है। फिर उसके बाद जैसे मैंने वैक्सीन लगवाया, बहुत ही हल्का पेन हुआ जब वैक्सीन लगी। उसके बाद मुझे लगा कि कोई तबीयत मेरी डाउन होगी या मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा था अंदर से, पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मैं इसीलिए सबसे आह्वान करूँगा कि वो वैक्सीन उनको लगवानी चाहिए और युवाओं को आगे आना चाहिए इस महाअभियान में। मेरे और मेरे परिवार के इष्ट मित्रों ने कहा कि जो ये वैक्सीन की नीडल लगती है, इसमें बड़ा दर्द होता है, उसके आसपास सूजन आ जाती है, लाल दाने आ जाते हैं। तो मैंने एम्स में वैक्सीन लगाई और उसके बाद में आज 7 दिन हो गए हैं। मेरे बगल, मतलब मेरे जो बाहों पे जहाँ पे वैक्सीन लगी है, वहाँ कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। तो मैं इस वैक्सीन से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। देखो, 3 महीने पहले मेजर हेड इंजरी हुई थी और जिस दिन वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था, तो मैं जोधपुर था राजस्थान में, वहीं मुझे मालूम चला था। मैं 30 दिसंबर को मॉर्निंग में आया और मेरे मित्र कनिष्ठ जी से मेरी बात हुई और मैं जो है तुरंत तैयार होकर वैक्सीन लगवाने गया। वहाँ जाने पे भी मेरा वैक्सीन से पहले सारे जो है उन्होंने जो
अपने जो चेकअप करने थे वो रूटीन चेकअप सारे चेकअप किए, और उसके जो रिजेक्शंस क्या हो सकते हैं इन फ्यूचर उसके बारे में मुझे आश्वस्त किया। लेकिन मैं बिल्कुल निडर होकर मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, और मैंने वैक्सीन लगवाया और अभी तक मैं अपने आप को बेटर फील कर रहा हूँ। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वैक्सीन में कोई कमी नहीं है। यानी अब तक आप समझ गए होंगे कि भारतवर्ष को भारत बायोटेक की वैक्सीन पर भरोसा है और इस पर पिछले 2 दिनों में अफवाह वाले वायरस का जोरदार अटैक हुआ है। अब आगे आपके लिए यह भी समझना उतना ही जरूरी है कि वैक्सीन बनने की पूरी प्रक्रिया होती क्या है। फिक्र की रिसर्च टीम ने आपके लिए वैक्सीन बनने की पूरी प्रक्रिया पर डिटेल में जानकारी जुटाई है, जिससे स्वदेशी वैक्सीन को लेकर आपका संदेह दूर हो और हिंदुस्तान के अफवाहबाज गैंग के सदस्यों की आंखें खुलें। वैक्सीन को विकसित करने की प्रक्रिया लंबी है, जिसमें कई दशक लग सकते हैं। पोलियो वैक्सीन 47 साल में बनकर तैयार हुई, जबकि चेचक रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाने में 10 साल लगे। यही हाल छोटी चेचक के मामले में भी हुआ। 42 साल में छोटी चेचक की वैक्सीन बनी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन 16 साल में बनी। और जानकर आप चौंकेंगे कि टाइफाइड जैसी बीमारी के लिए वैक्सीन बनाने में 105 साल लग गए, जबकि मेनिंजाइटिस में 92 साल और रोटा वायरस की वैक्सीन के लिए करीब 33 साल लगे। इस दौरान भी अनिश्चितता और विपरीत नतीजे की संभावना बनी रही। HIV की वैक्सीन पर 3 दशकों से ज्यादा समय से काम चल रहा है और ये अभी भी क्लिनिकल ट्रायल के 3रे चरण में है। जो वैक्सीन इसके मुकाबले तेजी से तैयार हुई, उनमें भी कई साल लगे। उदाहरण के लिए मम्स वायरल इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन को दुनिया की सबसे तेज से विकसित हुई वैक्सीन में से एक माना जाता है। इसे 1960 के दशक में 4 साल की क्लिनिकल ट्रायल के बाद मंजूरी मिली थी। आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि 1960 में ही यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के डायरेक्टर ने सीनेट को दिए अपने बयान में अगले 1 से 1.5 साल में वैक्सीन को विकसित करने में लाचारी जताई। जाहिर है इसकी एक बड़ी वजह थी, वैक्सीन को तैयार करने में कई स्टेज शामिल होते हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से शुरू होकर अंतिम डिलीवरी तक जाते हैं और जिसमें लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होता है। वैक्सीन बनाने के लिए पहला और अहम स्टेज है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस प्रक्रिया में 2 से 4 साल का समय लगता है और ये कोरोना वायरस की स्थिति में बहुत तेज़ रही। इसके पीछे कारण ये है कि 2019 की जनवरी में ही वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस की जानकारी दुनिया को हो गई थी। ये अहम जानकारी थी क्योंकि अधिकतर वैक्सीन वायरस के प्रोटीन की जगह उसके जेनेटिक सीक्वेंस पर आधारित होती है। स्टेज 2 प्री क्लिनिकल। रिसर्च और डेवलपमेंट के पूरा होने के बाद वैक्सीन को जानवरों और पौधों पर टेस्ट किया जाता है, जिससे उनकी क्षमता और कामकाज का आकलन किया जा सके। वैज्ञानिक इस बात को चेक करते हैं कि क्या वैक्सीन से जानवर या पौधे में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है। अगर जवाब नहीं होता है तो विकास दोबारा स्टेज 1 पर चला जाता है, जिससे प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन कोरोना वायरस के केस में ऐसा नहीं हुआ। स्टेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। ये वैक्सीन के विकास में सबसे संवेदनशील और अहम स्टेज होती है, क्योंकि इसमें वैक्सीन की क्षमता को इंसानों पर टेस्ट किया जाता है। ऐसी बहुत वैक्सीन है जो स्टेज 2 में पहुंचकर सफल हो जाते हैं, लेकिन स्टेज 3 में असफल रहते हैं। ये स्टेज ही अकेले 90 महीने तक या 7 साल से ज़्यादा का समय लेने की क्षमता रखती है। इस स्टेज में 3 फेज शामिल होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल फेज 1। इसमें वैक्सीन का इस्तेमाल लोगों के छोटे समूह पर किया जाता है और उन्हें टेस्ट किया जाता है क्या उनके शरीर में एंटीबॉडी विकसित हुई हैं या नहीं। इसमें 3 महीने तक का समय लगता है। स्टेज 3 क्लिनिकल ट्रायल फेज 2। क्लिनिकल ट्रायल के फेज 3 में जिन लोगों को वैक्सीन दी जाती है उसमें लोगों की संख्या बढ़ा दी जाती है। इसमें 6 से 8 महीने का समय लगता है। इस दौरान देखा जाता है कि उनमें बीमारी के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स विकसित हुआ है या नहीं। वैक्सीन की आम और विपरीत रिएक्शन पैदा करने की क्षमता का भी विश्लेषण किया जाता है। इस स्टेज को कोरोना वायरस के मामले में छोटा किया गया है, क्योंकि कई लोग जो कुछ दिन पहले फेज 2 में थे वो अब क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 में पहुंच गए। स्टेज 3 क्लिनिकल ट्रायल फेज 3। क्लिनिकल ट्रायल का तीसरा फेज बेहद अहम है। हज़ारों लोगों पर वैक्सीन का आकलन किया जाता है और ये देखने की कोशिश होती है कि वैक्सीन बड़ी आबादी में कैसे काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और फिर इस साइड इफ़ेक्ट से वैक्सीन के ज़रिए निपटा कैसे जा सकता है। इसमें भी दोबारा 6 से 8 महीने का समय लगता है। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल भी
तीसरे फेज में है और पिछले 2 स्टेज में कोवैक्सीन को भी 100% सुरक्षित माना गया है। स्टेज 4 रेगुलेटरी रिव्यू। इंसानी ट्रायल के कई स्टेज और फेज में कामयाब रहने के बाद वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया में जाने से पहले रेगुलेटरी समर्थन की ज़रूरत होती है। आमतौर पर इसमें लंबा समय लगता है, लेकिन कोरोना महामारी में इमरजेंसी की स्थिति को देखते हुए ही ये समय सीमा भी कम कर दी गई और बैकअप के तौर पर कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी गई है। अब पूरे देश को कोवैक्सीन के तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट का इंतजार है। अगर ये रिपोर्ट पहले 2 फेज के रिपोर्ट की तरह आई तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये देश की सबसे असरदार और सबसे सुरक्षित वैक्सीन होगी। लेकिन आखिरी रिपोर्ट आने में अभी 1 महीने का वक्त लग सकता है और इस दौरान पूरी दुनिया में कोरोना का नया स्ट्रेन तेजी से फैल रहा है। लिहाजा सिर्फ एक वैक्सीन से देश को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। सरकार की सोच भी यही है। कोवैक्सीन को बैकअप के तौर पर रखा गया है और आने वाले समय में जिसे भी कोवैक्सीन का टीका लगेगा वो 3rd फेज ट्रायल की तरह ही होगा, जिस पर सरकार और संस्थान की नजर होगी। उनके हर डेटा को मॉनिटर किया जाएगा। ये इमरजेंसी प्लान है, ठीक वैसे ही जैसे सीरम ने मई-जून महीने में ही तय कर लिया था कि वो इमरजेंसी के लिए वैक्सीन बनाने के लिए महाअभियान शुरू करने जा रही है।